प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की 34वीं वर्कशीट को समझेंगे। ये वर्कशीट 10वीं की सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास की पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से लिया गया है। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से आया, किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में जाना था। आगे हम उसके बाद की घटनाओं को जानते हैं कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद आया। और राष्ट्रवाद का अर्थ हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में जाना था कि विभिन्न भाषा और धर्म जातियों के लोगों के बीच एक साझी संस्कृति को मानना, उसमें विश्वास करना, एक सूत्र में बंध कर रहना राष्ट्रवाद है। आइए हम जानते हैं इस वर्कशीट में क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी कि जो राष्ट्रवाद है वो उस जो क्रांति हुई उससे थोड़ा सा वो अलग होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यानी कि लोगों में देश, अगर उन्हें अपनी सत्ता को बढ़ाना है अपने राज्य की सत्ता को, तो वो क्या करते थे, देशभक्ति वाली भावना को भड़काते थे, जिससे लोग सारे अपने समस्याओं को भूलकर और वो सिर्फ राष्ट्र को ही महत्व दे। यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। यानी कि एक जर्मन संघ बना था जिसमें जर्मन विभिन्न भागों में बटा हुआ था, उसको मिलाकर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। तो वहाँ के लोग थे, परंतु उसे जो है वहाँ की जो राजशाही है यानी राजा का जो परिवार है और फौज, इन दोनों की ताकत से मिलकर इसको होने नहीं दिया गया। इसके पश्चात प्रशा, जो एक देश है, ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यानी कि अब उसने सोचा कि अब जो है ना, मैं जो जर्मनी है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, उन सबको मिलाकर एक बड़े से जर्मनी का निर्माण करूं। जर्मनी का एकीकरण ये कब से कब तक हुआ? 1866 में शुरू हुआ और 1871 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब पहला क्या हुआ? जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत जो है वो प्रशा द्वारा की गई। प्रशा जो देश है उसके द्वारा की गई। प्रशा के प्रमुख मंत्री, वहाँ प्रशा में एक मंत्री थे जिनका नाम था ओटो वन विस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। यानी ये जो जर्मनी को जोड़ने का जो प्रयत्न किया गया वो प्रशा के एक जो प्रमुख मंत्री थे उनके द्वारा किया गया। उन्होंने जो आसपास के जो छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी विभाजित था उनसे युद्ध किया। जैसे 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया,
डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध किए और तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जब वो जीत गया तो उन सबको उसने एक एक राज्य में यानी कि जर्मनी में मिला लिया, प्रशा में ही मिला लिया और ये पूरा जो भाग है उसे जर्मनी बना दिया गया। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए राजा घोषित कर दिया गया, यानी कि जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ठीक है, और प्रशा, इन सबको मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया जो जर्मनी था, जिसमें सारे ये शामिल थे। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, यानी कि जब ये सारे राज्य मिल गए तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी बटा था अब वो एक शक्तिशाली जर्मनी बन गया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, यानी वहाँ पे मुद्रा जो रुपया है और बैंक है, ठीक है, साथ ही न्याय व्यवस्था, उस पर जोर दिया गया जिससे वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। तो ये तो था जर्मनी के एकीकरण की बात। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। इटली का एकीकरण कब से कब तक हुआ? 1859 से लेकर 1870 तक। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि उसने सोचा कि जिस तरह जर्मनी का एकीकरण हो उसी तरह से जो है ये भी जो है इटली का भी एकीकरण हो सके और इटली भी एक शक्तिशाली देश बन सके। हालांकि इटली का जो एकीकरण है वो जर्मनी से पहले हुआ है, लेकिन वो चाहते थे कि ये भी एक शक्तिशाली देश बन सके। 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। कोशिश की गई क्रांति के द्वारा इसे एकीकरण करने की, लेकिन वो जो क्रांति है वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद हम देखते हैं 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया, यानी कि जो फ्रांस ने वो सार्डिनिया और पिडमोंट ने दोनों ने मिलकर एक संधि की और जिसके द्वारा ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को हराने के बाद इमैनुएल द्वितीय को जो ये जीते उनको जो है जो एकीकृत जो इटली है उसका राजा घोषित कर दिया गया। और उसके बाद हम बात करते हैं काउंट कैमिलो दे कावूर। ये इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। कावूर सार्डिनिया पिडमोंट के जो प्रमुख मंत्री थे। ये इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, यानी कि जो आंदोलन वहाँ चल रहे थे उसके प्रमुख नेता थे।
हालांकि वो स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही वो जनतंत्र में विश्वास रखने वाला, लेकिन ना ही वो अपने आप को क्रांतिकारी के रूप में कभी प्रस्तुत किया, ना ही वो किसी जनतंत्र यानी जन आंदोलन का में विश्वास करने वाला। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूल का हाथ था, यानी काबूल ही ने इस तरह से राय दी था जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया और इटली को मिला लिया गया। इसके बाद है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी ये नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया, यानी कि आप भी देख सकते हो ये इटली के सेना में नहीं था, लेकिन इन्होंने जो वहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहे थे उसमें स्वयंसेवक बनाए जो लड़ सकें, और उनका इसने नेतृत्व किया। क्रांतिकारियों की सेना का इसने नेतृत्व किया। 1861 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए, यानी कि सिसिली ये भी देश है एक, और स्पेनी शासकों को हराने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। और स्पेनियों, क्योंकि स्पेन बहुत पावरफुल बन गया था जिससे पहले हमने जाना भी, तो उसको हराने के लिए जो है इन्होंने किसानों का भी समर्थन हासिल किया। उसके दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हुआ। इस प्रकार जो इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा था और उसको पूरा एकीकृत कर दिया गया। अब इस वर्कशीट पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न को हमें करना है। जैसे इटली के एकीकरण पर निबंध लिखिए, यानी कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार थी। हम देख सकते हैं ये इटली का एकीकरण है। इटली के एकीकरण में क्या क्या हुआ, इन चीज़ों को हमें उसमें बताना है। उसके बाद हम देखते हैं एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था। एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था, तो हम एकीकृत जर्मनी में जाएंगे और देखेंगे कि इसमें जो जर्मनी बनी, ठीक है, उसमें राजा किसे बनाया गया। एकीकृत जर्मनी में राजा किसे बनाया गया ये हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसे सही से। फिर हम देखेंगे जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि जब जर्मनी में एकीकरण हुआ तो किस प्रकार हुआ और उसकी क्या विशेषताएं रही, यानी कि वहाँ पे क्या क्या सुधार किए गए, इस तरीके से हम जानेंगे। उसमें किस किस को उसके अंदर मिला दिया गया, कौन सा राजा बना, ये सारी चीज़ें हम जर्मनी के एकीकरण में देखेंगे। फिर है आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी के बुक को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार जो है राष्ट्रवाद जो है लोकतंत्र से थोड़ा सा अलग होता गया, क्योंकि जो रूढ़िवादी शक्ति हैं, जो रूढ़िवादी हमने पहले जाना था कि रूढ़िवादी कौन होते हैं। रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो पुरानी शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जब वो पुरानी शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो लोकतंत्र को किस तरह समर्थन दे सकते हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद जब किसी देश का एकीकरण हो रहा था तो रूढ़िवादी जो शक्तियाँ थी उसने राष्ट्रवाद को ज़्यादा जोर दिया। जब राष्ट्रवाद को ज़्यादा जोर दिया तो वहाँ कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक जो क्रांतियाँ चल रही थी लोकतांत्रिक अधिकारियों के लिए, वो कहीं ना कहीं दबी रह गई। तो हम इसके लिए थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसको भी रीड करेंगे। तो ये आपकी जो वर्कशीट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो चैप्टर है इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से
और इस वर्कशीट को पूरा करके आप समय से ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।